हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, हम सीटेट पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2011 से लेकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले 2011-2012 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2013 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। करते हैं स्टार्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से देने की कोशिश करेंगे और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, देखिए आप एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें हर एक टॉपिक में लिखा होता है कि करके देखो एक एक्टिविटी दिखाई देती है। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए कहता है, तो उसको शामिल करने का उद्देश्य क्या था यह बताना है आपको। ऑप्शन ए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। या फिर ऑप्शन डी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराने का उद्देश्य होता है उन जो करके सीखो करके देखो को डालने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो डायरेक्ट हस्तपरक अनुभव, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है वो उसको बच्चों को मिल पाए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए हाँ एक चीज़ और कि ये जो सारे प्रश्न हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो सीटेट जो एनसीईआरटी की बुक होती है 3rd, 4th और 5th की, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो उनको आप कवर कर लीजिए सही तरीके से। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो होमवर्क बच्चे को देते हैं तो उसमें उसका मुख्य जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। भाई बच्चों का मतलब है बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर जा रहे हैं हम, अभिभावकों से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। या फिर ऑप्शन सी, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट है उनको हम एक्टिवली जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो भी चिड़ियाघर का जो भ्रमण का आयोजन करने के लिए बच्चे गए हैं वो अच्छे से सीख पाएँ, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव याद रखना आपको। ठीक है, नेगेटिव पूछा या पॉजिटिव पूछा, तो यहाँ भी कई बार कुछ क्वेश्चंस जो है इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। या ऑप्शन बी, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। या फिर इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। देखिए परिभाषाओं को याद कराने का उद्देश्य नहीं होता कोई भी, तो ऑप्शन ए जो है वो नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव उस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा।
ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, या फिर ऑप्शन बी संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। शिक्षार्थियों को जो भी संबंधित जानकारी है उसको एकत्र करने के लिए विश्लेषण करेंगे बच्चे और सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। असेसमेंट आपने पढ़े होंगे फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्लास के दौरान होता है, और समेटिव असेसमेंट क्लास के दौरान क्लास के बाद, मतलब जो भी ईयर है आपका पूरा साल पढ़ाई करने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं आप, उस समय होता है समेटिव असेसमेंट। तो इसमें शामिल नहीं है, रचनात्मक आकलन में शामिल कौन सा ऑप्शन नहीं है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षक में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो सीखने को बढ़ाएंगे हम, शिक्षण में कोई कमी रह गई है उसको सुधारेंगे, या फिर शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करेंगे। ये सारे रचनात्मक आकलन के तरीके होते हैं, जबकि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग ये समेटिव असेसमेंट के द्वारा दी जाती है। इसलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो समेटिव असेसमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे लोगों ने कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ऑप्शन ए खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो कुछ ये एक्टिविटी लोगों ने की है, इसके आधार पर हमें क्या करना है, इसके आधार पर वह कौन से क्रियाकलाप हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार कौन कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो खानों का उत्खनन, जो खुदाई वगैरह होती है उनसे भी जो वन है वो नष्ट होते हैं, और बांधों का निर्माण। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। इसमें राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, या ऑप्शन बी कांसे को तावा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ऑप्शन डी कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी और सी दोनों। कांसे को तावा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है और इससे जो क्या बनते हैं, तोप और मूर्ति बनाई जाती हैं। बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, बी और सी मतलब ऑप्शन बी आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में और उसके बाद दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, क्योंकि गुजरात से भोपाल पूर्व दिशा में है और तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल से हैदराबाद दक्षिण दिशा में स्थित है। तो ये आप देखेंगे तो इसके आधार पर हम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 15 × 110, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा हमारा 1500, नहीं 15 की गुणा अगर हम 110 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1650 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है,
माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ का है? नेपाल का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पूछा गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है नीचे दिए गए कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ऑप्शन बी पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल सके। ऑप्शन सी जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। ऑप्शन डी साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ऑप्शन ई रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ये 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के आधार पर जो ये कर्तव्य उत्तरदायित्व हैं तो इनका हमने अध्ययन कर लिया है और इसके आधार पर हमें क्या बताना है? इसके आधार पर हमें बताना है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। ग्रुप लीडर, एक ग्रुप लीडर कौन हो सकता है इनके आधार पर? तो देखिए ग्रुप लीडर कौन हो सकता है? अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना एक ग्रुप लीडर की पहचान है। ऑप्शन ए सही होगा। और जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये भी गलत, नेगेटिव ऑप्शन है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी एक ग्रुप लीडर का कर्तव्य होता है। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना भी एक ग्रुप लीडर का कर्तव्य होता है। इसलिए ऑप्शन ए, डी और ई, ए, डी और ई कहाँ देखना पड़ेगा हमें? ए, डी और ई ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक-झाँक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया उसको। तो क्या है उसका नाम? उसका नाम है रोनाल्ड रोस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रोनाल्ड रोस क्या थे? एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। इन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उन्होंने मिला और उन्होंने ये जो पुरस्कार था वो मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है? देखिए रोग का जो लक्षण है वो क्या क्या है? बुखार आ रही है, कपकपी हो रही है, सिर दर्द है और पसीना भी आ रहा है अंत में। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हैं मलेरिया के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जो कौन है ये? रजत है। रजत को क्या है? मलेरिया हो चुका है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अल-बरूनी कौन था? देखिए अल-बरूनी से एक प्रश्न इससे पहले की जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी क्या था? एक उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब भी लिखी जो हमारे भारत देश के बारे में थी। किताब का नाम क्या था ये आपको कमेंट के माध्यम से हमारे साथ बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देखते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, या केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, या केवल हरे रंग में देख सकते हैं? तो रात में जागने वाले जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। या फिर ऑप्शन सी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये जो है इस झुंड के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या है? देखिए झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, एकदम करेक्ट है। और इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन ए है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर। तो उसको हम कहते हैं पराग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल आपको अधिकतर रास्ते में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिकतर सबसे ज़्यादा प्रचलित खाद्य पदार्थ यही है वहाँ पर, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चाय। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, या पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार में एक ही साइड में देख सकते हैं, उनका फोकस जो पॉइंट है सामने होता है। ठीक है, अगर उनको अपने साइड की कुछ चीज़ देखनी है तो उसके लिए उनको गर्दन हिलानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पुतली जो है आंखों की वो घूम नहीं सकती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला, चीनी, चावल या हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा या गेहूं, गुड़, नींबू, मटर। तो हीमोग्लोबिन की कमी है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना पड़ेगा। इसमें अधिक मात्रा में आयरन होता है, जिससे जो है हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसमें सुधार लाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन सी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। या फिर ऑप्शन डी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कक्षीय जो अधिगम हो रहा है, जो क्लासरूम लर्निंग हो रही है, उसको हम बाहर के जीवन से जोड़ेंगे तो एक अच्छा उद्देश्य माना जाएगा इसको पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर पर अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। किसके लिए? अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है सीटेट की पाठ्यपुस्तकों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है उसमें जो स्टोरीज वगैरह जो कविताएं लिखी जाती हैं, शामिल की जाती हैं, उनका कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो है ही है इसका उद्देश्य। विषय में रुचि का विकास करना, यह भी उद्देश्य है। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, या फिर शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति सही
और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? ऑप्शन ए, ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी, ये भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, ये विषय को एक सामाजिक प्रकरण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। या फिर ऑप्शन डी, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, कौन से नहीं करेगी? शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। इसका मतलब ये जो है, जो भी आवश्यकताएं हैं ऊपर जो दी गई हैं पाठ्यचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से इन अवस्थाओं को कौन कौन सी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही होनी चाहिए, जीवन के प्रति सही होनी चाहिए और विषय के प्रति भी सही होना चाहिए। इसके लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना ये इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। या फिर ऑप्शन डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता के आधार पर अगर हम फिल्म उनको बच्चों को दिखाएंगे तो ये एक सबसे अधिक मेथड होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि आपने देखा होगा जो एनसीईआरटी 5th 6 की बुक है उसमें लास्ट में दे रखा होता है कितना सीखे या हम क्या सीखे, तो कुछ दे रखा होगा, तो 4-5 लाइन दे रखी होती है पढ़ने के लिए कि हम इस जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा प्रकरण हमारा है उसमें मेन जो चीज़ें जो हमें सीखी गई हैं वो सारी की सारी वहाँ दे रखी होती हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, या कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तो उसको डालने का उद्देश्य क्या है, क्यों परिवर्तन किया गया है। देखिए इसका मतलब ऑप्शन ए, ये आकलन में विषय निश्चितता को कम करता है। ऑप्शन बी, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। या ऑप्शन सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। या फिर ऑप्शन डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। टॉपिक क्या है, खाना, फूड, जो हमें खाना चाहिए टॉपिक है। तो इस टॉपिक को जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के लिए कौन सी गतिविधि बेस्ट रहेगी। ऑप्शन ए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो इसके आधार पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है टॉपिक पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन ए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछती है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, या विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करती है, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करती है। तो इसमें उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो जो नेगेटिव ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव जो ऑप्शन है वो है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो 30 प्रश्न थे हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में, और उम्मीद है कि ये जो प्रश्न हैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए,
ठीक है। और बाकी इसके अतिरिक्त जो कोई भी आपका सजेशन, कोई भी आपका सुझाव यदि आपका है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।